Continue with hire purchase and installment system. और लास्ट ने कैलकुलेशन किया था. तो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन रिलेटेड डिस्कशन किया था कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, और उस कैलकुलेशन में हमने कुछ सिचुएशंस को अंडरस्टैंड किया था, और उन सिचुएशंस के बाद कुछ और केसेस देखते हैं. अभी तक हमने क्या क्या बात किया कि हमारे पास कैश प्राइस अवेलेबल था और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अवेलेबल था. फर्स्ट सिचुएशन जहां हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन नहीं था, हमने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया. एक सिचुएशन हमने डील किया जहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था लेकिन इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस दोनों गिवन थे, तो हमने उस सिचुएशन को डील किया, उसका एक केस देखा. अभी आगे चलते हैं और सिचुएशंस की बात करते हैं जहां पे हमारे पास कैश प्राइस भी अवेलेबल ना हो. तो कैश प्राइस अवेलेबल नहीं होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल हो तो क्या करेंगे, और कैश प्राइस अवेलेबल नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को हम डील करते हुए आगे चल रहे हैं. तो कल कितने क्वेश्चंस कहां तक आगे थे हम? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? नितिन परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम. कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन वाज 30 लाख. कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन मतलब क्या दिया हुआ? कैश प्राइस गिवन है. कैश प्राइस गिवन है. 20% डाउन पेमेंट, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट. एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन है, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट है. Calculate the interest included in each year's installment, assuming that the sales were made at the beginning of the year. हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये बहुत सिंपल सा चीज है. देखिए यहाँ पे तो इसने बोल दिया कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. यदि ये नहीं भी बोलता कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इट इज इम्प्लाइड कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है. ये इम्प्लाइड है या नहीं सर? इम्प्लाइड का तो नहीं पता, लेकिन हम पता कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं. कैसे पता कर सकते हैं? आप सारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ऐड कर लो और कैश प्राइस से कंपेयर कर लो. इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट का अमाउंट ऐड कर लो और कैश प्राइस से कंपेयर कर लो. 30 लाख का कैश प्राइस, 20 डाउन पेमेंट चला गया, 80% बाकी है, यानी 24 लाख रुपए हमें और देने हैं. 24 लाख रुपए हमें और देने हैं. अभी हमने जो पेमेंट किया वो 4 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको दिया हुआ है. 4 करेंगे तो कितना अमाउंट बनता है चारों इंस्टॉलमेंट का? 30 लाख रुपीस. चारों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिला के 30 लाख रुपीस बनता है. इसका मतलब इट्स क्लियर कि 24 लाख रुपीस पेंडिंग था, हमने 30 लाख रुपीस पे किया. 6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है. इज इट क्लियर कि 6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है? फाइन. तो 6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये हमें पता चल गया. अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ये 6 लाख रुपीस में किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? नहीं, 4321 इसलिए नहीं क्योंकि इंस्टॉलमेंट अलग अलग अमाउंट की है. 4321 हम तब ले सकते हैं जब इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की है, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तभी आपका प्रिंसिपल एक प्रपोर्शन में रिड्यूस होता है और उसी प्रपोर्शन में फिर इंटरेस्ट आता है. लेकिन यदि आपका इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट का नहीं है, इसका मतलब प्रिंसिपल प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस नहीं हुआ है. और दी प्रिंसिपल प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस नहीं हुआ है तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड था. पहली चीज तो कि टोटल इंटरेस्ट वाज 6 लाख रुपीस. अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम. यदि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम होता तो हम कैलकुलेशन आराम से कर लेते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता.
अब यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम यार रिवर्स कैलकुलेशन से चलेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन क्या होता है, रिवर्स कैलकुलेशन समझिए। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे चलेंगे, टोटल पेमेंट है 30 लाख और 30 लाख के टोटल पेमेंट के अंदर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट पेमेंट को अज्यूम करके चलते हैं कि एक प्रोपोर्शनेट पेमेंट हमने यहाँ दिया होगा। प्रोपोर्शनेट पेमेंट कैसे दिया होगा, मतलब टोटल कैश प्राइस लिखो, पहले टोटल कैश प्राइस लिखो। चलिए लिखना शुरू करें इस सिचुएशन में टोटल कैश प्राइस और इसकी कैलकुलेशन के लिए। कैश प्राइस वाज 30 लाख लेस डीपी 20%, 6 लाख। ये है बैलेंस टू बी पेड। बैलेंस टू बी पेड 24 लाख। इंस्टॉलमेंट थी सर 8,40,000, 7,80,000, 7,20,000 एंड 6,60,000। टोटल इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 30 लाख। टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी हो गई 30 लाख रुपीस की। टोटल इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 30 लाख रुपी। टोटल इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 30 लाख रुपी। यानी हम यूं मान के चलें तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड कितना मनी बाकी है पे करने के लिए, 30 लाख पूरा बाकी था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। योर ड्यू अमाउंट टू पे at the end of first year is 30 लाख। अब फर्स्ट ईयर में हमने इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 8,40,000 की पे कर दी जिसमें प्रिंसिपल भी था इंटरेस्ट भी था। तो अब हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा, 21,60,000 का बैलेंस बचा। तो आपके सेकेंड ईयर एंड पे आपके पास 21,60,000 का इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट बचा और इस बैलेंस अमाउंट में से हमने 7,80,000 पे कर दिया। तो आपका बैलेंस कितना बचा, 13,80,000 का बैलेंस बचा। अब इस 13,80,000 के बैलेंस में से हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट 7,20,000 की पे कर दी, 6,60,000 का बैलेंस बचा। और इस 6,60,000 के बैलेंस में से हमने पूरा 6,60,000 पे कर दिया तो हमारा ड्यू अमाउंट हो गया 0। ये पोजीशन है। इज इट क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। फर्स्ट ईयर एंड पे योर टोटल बैलेंस ड्यू बैलेंस वाज 30 लाख और ग्रेजुअली वो रिड्यूस होकर, अब सोचो पहले साल जब इंटरेस्ट लगा होगा तो वो 24 लाख रुपए पे लगा होगा जितना भी ड्यू पेमेंट है। पहले साल जो इंटरेस्ट लगा होगा वो 24 लाख पे लगा होगा, फिर कुछ पेमेंट हो गया, फिर इंटरेस्ट कम हो गया, फिर कुछ पेमेंट हो गया, फिर इंटरेस्ट कम हो गया। अब पेमेंट कितना हुआ वो नहीं मालूम, इंटरेस्ट कितना था वो नहीं मालूम। हाँ, लेकिन यदि मैं बैलेंस के हिसाब से चलूं तो इस प्रोपोर्शन में मेरा बैलेंस रिड्यूस हुआ। अब आपके पास नीदर द इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स अमाउंट इज अवेलेबल नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अवेलेबल। तो अब यहाँ चॉइस क्या है, यदि मेरा इंस्टॉलमेंट इक्वल होता तो मैं 4:3:1 का रेशो बनाता, क्योंकि उस केस में जो आपका बैलेंस रिड्यूस होता वो एक प्रोपोर्शन में रिड्यूस होता।
लेकिन यहाँ वो प्रपोर्शन मेरे पास पॉसिबल नहीं है, सो आई विल अज्यूम कि ये ही बैलेंस का प्रपोर्शन है, और इस बैलेंस प्रपोर्शन में आई विल टेक द रेशियो ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर. I will take this outstanding balance at the end of the year for the payment or for the calculation of interest. Its outstanding balance के proportion में हम interest को distribute कर देंगे. अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, और आपके पास टोटल इंटरेस्ट कितना है 6 लाख. उस 6 लाख के टोटल इंटरेस्ट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ईयर 1 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय टोटल कितना इन सबका 720. परफेक्ट. ये फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट. सेकेंड ईयर इंटरेस्ट हो गया आपका 216 डिवाइडेड बाय 720. थर्ड ईयर इंटरेस्ट विल बी 138 divided by 720, and fourth year interest will be 6 lakh multiply by 66 divided by 720. इस तरह से ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा. हम इंटरेस्ट अमाउंट बोलते हैं. चलिए क्या फर्स्ट ईयर 2,50,000 फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, 1,80,000 your second year interest, 1,15,000 and 55,000. So this will be the amount of interest of individual year. ये इंडिविजुअल ईयर का हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया. अभी जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो अकाउंटिंग में ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे सर, जो इंस्टॉलमेंट हमने पे की है फर्स्ट ईयर में 8,40,000, उस इंस्टॉलमेंट में से 2,50,000 इंटरेस्ट है, बाकी प्रिंसिपल पेमेंट है. ऑल सेट. तो ये एक और केस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया. कैश प्राइस इज नॉट अवेलेबल, rate of interest are not available, and installments are not equal. अलग अलग प्राइस का इंस्टॉलमेंट है. सर इंस्टॉलमेंट इक्वल होता तो सर वो केस हमने डील किया है जहां इंस्टॉलमेंट अमाउंट इक्वल होता है, तो आप चाहे तो उसको भी इसी तरह से अरेंज कर लें, और उसमें अरेंज करेंगे और यहां से उसमें भी यहां से रेशो निकालेंगे तो वो 4:3:1 वाला कॉन्सेप्ट का ही रेशो आएगा. सो एक केस माइंड में सेट कर लीजिए. whenever cash price is available but ROI rate of interest is missing, तो आप इंस्टॉलमेंट में बैलेंस निकालेंगे और उसके बेसिस पे रेशो बना के इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे. क्लियर. तो बेसिकली दो मोटा मोटा केस हमारे पास रेडी है, जिन केसेस में अभी तक हम बात कर रहे थे कि कैश प्राइस अवेलेबल थी. अभी तक हमने जो केसेस देखे उन सभी केसेस में कैश प्राइस इज अवेलेबल, और उसमें दो केस बने. एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट था और एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था. रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया क्योंकि उसमें हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी मालूम थी. और रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है और इंस्टॉलमेंट मालूम है, तो हम उससे टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे और उस टोटल इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे. और वो प्रोपोर्शनेट किस रेशो में डिवाइड होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर के रेशो में डिवाइड होगा. क्लियर है. ओके. नाउ अब चलते हैं केस, नए केस पे जहां पे कैश प्राइस अवेलेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. $30 लाख आया था आपका इंस्टॉलमेंट का टोटल. हमें 24 लाख पे इंटरेस्ट देना है बाबू, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने 24 लाख पे 6 लाख रुपए इंटरेस्ट ऐड करके टोटल 30 लाख पे किया, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है.
आपके पास जो इंस्टॉलमेंट दी हुई है उस इंस्टॉलमेंट में भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। यदि मेरे पास यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल होता तो फिर तो मैं 24 लाख से सीधा सीधा चल लेता ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो अवेलेबल नहीं है। व्हेनेवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अवेलेबल, क्या करोगे? टोटल पेमेंट मेड माइनस इंस्टॉलमेंट करते हुए चलोगे। जो टोटल पेमेंट आप कर रहे हो दैट मस्ट बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और फिर आप उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालोगे और उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेसिस पे प्रपोर्शन बना के इंटरेस्ट को उसमें डिवाइड कर दोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? अ मशीन परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम बी, कैश डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट मालूम है, फोर इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर गिवन। इंस्टॉलमेंट अमाउंट मालूम है, द पेमेंट ऑफ कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट यूनिफॉर्म। मतलब सारी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल पेमेंट इक्वल है, यूनिफॉर्म है। इंटरेस्ट की वजह से इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस है, हमें इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है। अब सोचिए क्या करेंगे इस केस में। इंस्टॉलमेंट मालूम है, कैश डाउन पेमेंट मालूम है, और इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल सब में सेम है। फिर भाई कैश प्राइस तो मालूम ही नहीं है। जब आपको कैश प्राइस नहीं मालूम है तो आप टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया वो भी तो मालूम नहीं कर सकते। आपको कैश प्राइस नहीं मालूम, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम, आपको इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना है वो नहीं मालूम। तो ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि इसके अंदर प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है? वो तो मालूम ही नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, सोचिए। इंटरेस्ट का रेशो मालूम है लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मालूम। तो इंटरेस्ट का यदि अमाउंट मालूम होता तो हम प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अभी इंटरेस्ट का अमाउंट भी नहीं मालूम तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सोचिए सोचिए सोचिए। सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट को देखते हैं तो इन दोनों इंस्टॉलमेंट को देख के एक चीज कंफर्म होती है। क्या कंफर्म होती है? कि सर इन दोनों इंस्टॉलमेंट अमाउंट में जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज का है? क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों इंस्टॉलमेंट के अंदर सेम रहा होगा। प्रिंसिपल तो दोनों इंस्टॉलमेंट के अंदर सेम रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो उस एक साल का लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। दैट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लीस्ट अमाउंट एक साल का। अब जब पहली इंस्टॉलमेंट गई होगी तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कम होगा, तीसरी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और कम होगा, और चौथी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। ऐसे ही कम होता हुआ आएगा। तो पहली दो इंस्टॉलमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में थोड़ा और कम इंटरेस्ट है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में फाइनल इंटरेस्ट आ गया। अब एक थोड़ा सा इसको ऐसे लेके समझो। मान लो मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट करना है, मुझे 8 लाख रुपए का पेमेंट करना है, और मैं 2+2+2+2 चार इंस्टॉलमेंट में 2-2 लाख रुपए पे कर रहा हूं, और हर इंस्टॉलमेंट के अंदर मैं इंटरेस्ट भी दे रहा हूं। दैट इज तो क्लियर ना कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी जाएगा। पहली बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा? से 10% का रेट है तो दूसरी बार इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6 लाख पे 60,000। तीसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 40 लाख पे 40,000, और चौथे साल इंटरेस्ट लगेगा 2 लाख पे 20,000। अब इंटरेस्ट लगा के टोटल कर लेते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 2,80,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2
60,000 की, तीसरी इंस्टॉलमेंट 2,40,000 की और चौथी इंस्टॉलमेंट 2,20,000 की। क्लियर है? इन दोनों इंस्टॉलमेंट में या इन दोनों इंस्टॉलमेंट में या इन दोनों इंस्टॉलमेंट के अंदर जो डिफरेंस है सेम है ना, और वो एक पीरियड का इंटरेस्ट है। और इनमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को देख के बताओ ये इंटरेस्ट है ना, ये कौन से ईयर का इंटरेस्ट है? सर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला इंटरेस्ट है, लोएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी दो इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज फाइन, बट दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट इज ऑफ लोएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और लोएस्ट इंटरेस्ट कब लगता है? आखिरी इंस्टॉलमेंट में, जब प्रिंसिपल बिल्कुल खत्म होने वाला होता है तभी लोएस्ट इंटरेस्ट लगा होगा। यहां पे इंटरेस्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से डबल लगा होगा, यहां पे इंटरेस्ट 3 गुना लगा होगा, यहां पे इंटरेस्ट 4 गुना लगा होगा। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट के बीच में रेशो होता है 4 3 2 1। whenever the amount of installment, amount of principal remain same, तो हर बार इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड इंटरेस्ट 4 3 2 1 के रेशो में होगा। ये क्लियर है? तो यहां का इंटरेस्ट मुझे मालूम चल गया 20,000, तो यहां 40 होगा, यहां 60 होगा, यहां 80 होगा। वेरी हो रहा है, चेक हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। पिक द सेम लॉजिक, पिक द सेम लॉजिक, यू विल गेट इट, योर आंसर विल बी देयर। कैसे? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने वाले पे। क्वेश्चन नंबर 6। अपना क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 या 7 है? 6। अपना क्वेश्चन क्या बोलता है? सर हमारा क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी? सेकंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। सर मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता और ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। फोर्थ और थर्ड इंस्टॉलमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो है लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड इंटरेस्ट। दैट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट 190 200 माइनस 174 350, 15,850 इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्यों? क्योंकि सर इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था, ये फाइनल पेमेंट था, ये फाइनल पेमेंट था 174 350 फाइनल पेमेंट था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और पिछली इंस्टॉलमेंट और इस इंस्टॉलमेंट में जो गैप है वो इस पीरियड का इंटरेस्ट है। ये क्लियर है कि इस पीरियड का इंटरेस्ट है? तो इस पीरियड का इंटरेस्ट आपको मिल गया, मैं यहाँ इंटरेस्ट लिख रहा हूं, इस पीरियड का इंटरेस्ट आपको मिल गया, तो इस पीरियड की कैश प्राइस मिल जाएगी। दिस माइनस दिस 1,58,000, और इसने बोला है कैश प्राइस हर इंस्टॉलमेंट में सेम है, तो यहां भी 158,500, यहां भी 158,500 और यहां भी 158,500। तो इंस्टॉलमेंट में से कैश प्राइस माइनस कर दो, बचा हुआ इंटरेस्ट है, और या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 3 4 से, मैच होना चाहिए। चलिए चेक करिए, 2 करते हैं तो यहाँ आता है 31,700। चेक करो, माइनस वेरीफाई हो रहा है, यस। देन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 47,550। चेक करिए, हो रहा है, बिल्कुल। $63,400। क्या ख्याल है?
सर लेकिन यहाँ पे भी एक चीज, ये तो समझ में आ गया ना, कैश प्राइस इज नॉट अवेलेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग, बट इंस्टॉलमेंट गिवन है, और इंस्टॉलमेंट में एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जो प्रिंसिपल है वो यूनिफॉर्म है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये प्रिंसिपल भी यूनिफॉर्म है, ये भी गायब हो तो क्या करेंगे? 4 केसेस हो गए। पहला केस कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, एवरीथिंग इज नोन। केस नंबर 2, कैश प्राइस मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, इंस्टॉलमेंट मालूम नहीं है, निकाल लेंगे। केस नंबर 3, जहां कैश प्राइस मालूम है, इंस्टॉलमेंट मालूम है, लेकिन इंटरेस्ट मालूम नहीं है, तो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे। केस नंबर 5, 5 केस क्या बोलता है, कैश प्राइस ही नहीं मालूम, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी नहीं मालूम, और लेकिन ये मालूम है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इक्वल यूनिफॉर्म प्रिंसिपल है। ये याद रखिएगा केसेस सारे, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अकाउंट्स में हम बहुत कुछ करते हुए आते हैं, हमें पता है जनरल एंट्रीज कैसे बनती है। अकाउंटिंग को हम जनरल एंट्री पे डालेंगे ना तो बहुत इजीली हो जाएंगी। मेनली प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशंस, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट चाहिए, और बचा हुआ प्रिंसिपल, ये दोनों अमाउंट अलग अलग चाहिए, तभी अकाउंटिंग होगी। चलिए तो फिर एक और केस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। एक्स परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज, कैश डाउन पेमेंट मालूम है, इंस्टॉलमेंट मालूम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, इंस्टॉलमेंट मालूम है, कैश प्राइस मालूम है। कैश प्राइस मालूम नहीं है, कैश डाउन पेमेंट मालूम। अब इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 20% तो डाउन पेमेंट दे दिया, जब डाउन पेमेंट देते हैं तो उसको तो भूल ही जाते हैं, जाने दो अभी के लिए। ये चारों इंस्टॉलमेंट मिला के टोटल पेमेंट कितना किया, 2 2 4 2 6 2 8 9 10, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का टोटल पेमेंट किया है, इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, और इंटरेस्ट यूनिफॉर्म नहीं होता, इंटरेस्ट बैलेंस प्रिंसिपल पे रिड्यूसिंग होता है। तो ये केस याद रखिए, बहुत सिंपल सा केस है। लास्ट में बात करते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट 2,20,000 की हमने पे की है ना, इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, और इसमें जो इंटरेस्ट है वो इससे जस्ट पहले वाले प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है। मान लो इस इंस्टॉलमेंट से पहले पेंडिंग प्रिंसिपल 100 रुपए का था, मान लो इस इंस्टॉलमेंट के पेमेंट से पहले जो लास्ट प्रिंसिपल पेंडिंग बचा था वो 100 रुपए बचा था, और इस साल का उस पे 10% इंटरेस्ट लगा होगा, और ये मिला के आपने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया होगा। किया होगा ना, यही किया होगा, वापस समझे। बिफोर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, सपोज द पेंडिंग प्रिंसिपल वॉज 100 रुपए, व्हाट यू विल पे इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, अपनी अंतिम किश्त में आप क्या पे करोगे? सर हम अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल बचा हुआ और उस बचे हुए प्रिंसिपल पे 10% इंटरेस्ट ऐड करके पे करेंगे, ये पे करेंगे। बिल्कुल सर, मैंने माना बचा हुआ प्रिंसिपल लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले 100 रुपए है, और उसमें 10% इंटरेस्ट यानी 10 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, तो मैं लास्ट में मेरा फाइनल बचा हुआ पेमेंट कितना है जो मुझे करना है, 110 रुपए। बात समझ में आ रही है? वापस समझे। पेंडिंग प्रिंसिपल बिफोर फाइनल पेमेंट, मैं अज्यूम कर रहा हूं 100 रुपए। पेंडिंग प्रिंसिपल बिफोर फाइनल पेमेंट इज 100 रुपए।
पेंडिंग प्रिंसिपल बिफोर फाइनल पेमेंट इज 100 रुपए। अब मुझे क्या पे करना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट। सर लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या पे करना है? सर लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए जो पेंडिंग प्रिंसिपल है, और इस पेंडिंग प्रिंसिपल पे 10% इंटरेस्ट मिला के मुझे 110 पे करना है। इस 110 में, इस 110 में 100 रुपए प्रिंसिपल है लास्ट वाला, और 10 रुपए इंटरेस्ट है लास्ट वाला। क्लियर है? कितना पे किया हमने लास्ट में? इट इज एट 110। इसमें से 100 निकाल दो। 2 लाख प्रिंसिपल और 2 लाख प्रिंसिपल पे 10% इंटरेस्ट मिला के 2,20,000 का लास्ट पेमेंट। क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है? तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जस्टिफाई कर दी हमने कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में 2 लाख प्रिंसिपल होगा, उस पर 10% इंटरेस्ट मिला के 2,20,000 पे किया होगा। क्लियर दिख रहा है? लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर तो 2 पार्ट पता चल गए हमको। अब इससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट में क्या सिचुएशन बनती? सोचिएगा गाइस, 1 मिनट में वापिस आता हूं, 1 मिनट में।
हेलो, चलिए 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 चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद क्लास को वापस। तो ये बात तो मेरी यहाँ तो समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि 110 हमें गिवन है और 110 से हम 100 पे और 10 पे दोनों पे पहुंच गए। आगे क्या, आगे क्या, इससे पहले वाले साल में क्या करेंगे? इस साल में तो पता चल गया, इस साल में क्या पता चल गया? तो इस साल में पता चल गया, ये माइक में पता क्यों नहीं चल रहा है? आवाज, आवाज, हेलो। प्रिंसिपल इक्वल है ये नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक गिवन नहीं हो यू कांट अज्यूम कि प्रिंसिपल इक्वल, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट तब तक नहीं मान सकते जब तक आपको क्वेश्चन इन्फॉर्म ना कर दे कि इट इज इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। हेलो, हेलो, चलिए, तो ये बात यहां तक कंफर्म हो गई। अब इससे पहले चलते हैं, इससे पहले की इस वाली 2,20,000 की इंस्टॉलमेंट की तो स्टोरी समझ में आ गई सर में। 2,00,000 रुपीज प्रिंसिपल, 20,000 इंटरेस्ट। अब इससे पहले की इंस्टॉलमेंट की तरफ चलते हैं। इससे पहले की इंस्टॉलमेंट में क्या सीन था सर? इससे पहले की इंस्टॉलमेंट में क्या सीन रहा होगा सर? इससे पहले की इंस्टॉलमेंट कितनी थी हमारी? 240। जब ये 240 की इंस्टॉलमेंट आपने पे की थी ना, जब ये 240 की इंस्टॉलमेंट आपने पे की थी ना, तो इस 240 की इंस्टॉलमेंट में भी क्या सीन होगा सर? इस 240 की इंस्टॉलमेंट में उस दिन का प्रिंसिपल और उस दिन के प्रिंसिपल पे 10% इंटरेस्ट, ये होगा सर। उस दिन का प्रिंसिपल मालूम होता तो हम काम ही खत्म कर देते हैं यहाँ पे। उस दिन का प्रिंसिपल मालूम होता तो हम काम ही खत्म कर, तो उस दिन के प्रिंसिपल प्लस उस दिन के प्रिंसिपल का इंटरेस्ट। अब उस दिन का प्रिंसिपल कैसे लाएं सर? जो भी उस दिन का प्रिंसिपल था उसमें एक बात तो कंफर्म थी, क्या सर? उसमें 2,00,000 रुपीज तो था ही था। कौन सा वाला? ये वाला सर, ये वाला। ये तो लास्ट में पे किया है ना, तो ये तो 2,00,000 रुपए पहले से बाकी चल ही रहे होंगे, और प्लस उसमें 2,40,000 रुपीज और होगा अभी जो पे किया, यानी टोटल 4,40,000 रुपीज। ये है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट। उस दिन का प्रिंसिपल और उस दिन के प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, यानी ये फिर 110 पे है। यानी उस दिन 4,00,000 रुपए बाकी थे, 4,00,000 रुपए पे 40,000 रुपए का इंटरेस्ट जुड़ा, टोटल बन गए 4,40,000। उस 4,40,000 में से 2,40,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो बचे 2,00,000। फिर उस 2,00,000 पे 10% से 20,000 रुपए इंटरेस्ट लगा तो बने 2,20,000, जिसे हमने लास्ट में पे कर दिया। नहीं आया सर, कुछ समझ में नहीं आया सर, कुछ समझ में नहीं आया। बोल क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तो समझ में आ गया था, अब इसके आगे कुछ समझ नहीं आया। पक्का ना? चलो समझो। ये 4 इंस्टॉलमेंट, इस दिन का ओपनिंग बैलेंस, उसमें उस दिन तक का इंटरेस्ट, ये ड्यू, इस ड्यू में से हमने पे कर दी इंस्टॉलमेंट, तो ये बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। फाइन, लास्ट क्लोजिंग बैलेंस 0। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की 2,20,000। लास्ट ड्यू अमाउंट भी कितना था? 2,20,000, जिसमें से 2,20,000 पे कर दिए, 0 हो गया। ये 2,20 कैसे आए थे सर?
सर ये तो हमें पता चल गया, इसमें 20,000 इंटरेस्ट का था और 2 लाख रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस चल रहा था। एम आई क्लियर ना? ये बात तो क्लियर है, ये तो हमने कर ही लिया, समझ ही लिया। इससे पहले की बात करते हैं सर। सर इससे पहले की जो भी बात करनी है उसमें समझें आप, क्या समझना है सर? सर उससे पहले ड्यू अमाउंट था आपका, इंस्टॉलमेंट अमाउंट था आपका 2,40,000 और क्लोजिंग कितना बचा था? तभी तो नेक्स्ट में ओपनिंग बनाओ। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें 2 लाख बचा है, तो पे करने से पहले कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 440 ड्यू हुआ होगा, तभी तो 240 पे करने के बाद 2 बचा होगा। तो ड्यू कितना हो गया? 440 ड्यू। ड्यू का मतलब ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस पे 10% इंटरेस्ट। इसका मतलब यदि ये 100 है और 100 पे 10 रुपए इंटरेस्ट है, तो ये 110 के बराबर है। अभी आई बात समझ में? तो ये 110 के बराबर है। यदि 110 के बराबर है तो इसमें से फिर 10 रुपए वाला अलग कर दो काम, और 100 रुपए वाला अलग कर दो काम। तो 440 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 440 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 40,000 इंटरेस्ट और 4 लाख का प्रिंसिपल। क्लियर? वापिस समझ लेना, ये वाली बात सबको समझ में आ गई थी फोर्थ ईयर वाली। क्या सर? क्लोजिंग बैलेंस निल। क्लोजिंग बैलेंस निल कैसे आया? सर 2,20,000 इंस्टॉलमेंट, ड्यू कितना था? सर ड्यू था 220, तभी तो क्लोजिंग निल होगा। ठीक है, इस ड्यू अमाउंट का मतलब क्या है? सर इस ड्यू अमाउंट का मतलब है ओपनिंग बैलेंस प्लस उस ओपनिंग बैलेंस का 10% इंटरेस्ट। तो यहां पे भी स्टोरी यही थी, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो उससे हमने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग कर लिया। अब ये जो यहां ओपनिंग बैलेंस था वो यहां का क्लोजिंग होगा? बिल्कुल होगा। ये क्लोजिंग कैसे आया होगा? सर इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। यदि 240 की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद 2 लाख रुपए बच रहे हैं, तो टोटल ड्यू कितना हुआ होगा? सर 4,40,000 ड्यू हुआ होगा। वेरी गुड। ये 440 जो ड्यू हुआ होगा, इस ड्यू का मतलब क्या है? सर इस ड्यू का मतलब है इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। इसमें से अलग अलग कर दिया हमने। तो अलग अलग करने पे यहां का अमाउंट मिला 4 लाख और उस पे 40,000 का इंटरेस्ट। सर ये जो क्लोजिंग बैलेंस यहां का ओपनिंग बैलेंस है, सर यहां का जो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये इससे ऊपर का क्लोजिंग रहा होगा। यस और नो? ये क्लोजिंग कैसे आया होगा? सर ये क्लोजिंग ड्यू अमाउंट में से 260 पेमेंट करने के बाद आया होगा। तो पेमेंट करने से पहले ड्यू अमाउंट 6,60,000 रुपीज रहा होगा, तभी तो ये 260 पे करने के बाद 4 लाख बचा। ये 660 110 के बराबर है जो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट से आया है। तो इसमें 10 का पार्ट हो गया 60 और ओपनिंग अमाउंट आ गया 6 लाख। ये 6 लाख कैसे आया होगा? सर ये 6 लाख यहां का क्लोजिंग होगा। ये क्लोजिंग 6 लाख यहां कैसे पहुंचा? सर इंस्टॉलमेंट 2,80,000 की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद पहुंचा। तो इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले ये 880 का ड्यू रहा होगा। अब 880 का ड्यू 110 के बराबर है, इसमें 10 इंटरेस्ट और 100 प्रिंसिपल, इसका मतलब 80,000 इंटरेस्ट है और 8 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। बताओ क्या ख्याल है? अभी बात समझ में आ गई ना? क्लियरली समझ में आ गई कि ओपनिंग बैलेंस, ये जो लास्ट में हम रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन है। लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 110, तो उसमें से प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग कर दिया। उसमें जो प्रिंसिपल था वो प्रीवियस का क्लोजिंग,
उसमें इंस्टॉलमेंट ऐड करके उसका ओपनिंग निकाला, ड्यू निकाला, और ऐसे रिवर्स चलते हुए पहुंचे। तो अब हमें फाइनली ये पता चल गया, क्या पता चल गया फाइनली सर? फाइनली हमें ये पता चल गया कि हमारा टोटल कैश पेमेंट कितना किया हमने, 8 लाख। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे किया आपने? 2 लाख। दोनों को ऐड करके देखो, 10 लाख रुपीस का हमारा फाइनल पेमेंट सेट हो गया। सो आपकी असेट की कैश प्राइस क्या रही होगी सर? कैश प्राइस डाउन पेमेंट कितना है? 20%। तो ये 8 लाख रुपीस 80% के बराबर है। तो कैश प्राइस कम्स एट 10 लाख। इट्स योर क्वेश्चन नंबर, कहां से शुरू किया? यहां से 7। तो एक और केस, क्या केस? कैश प्राइस मालूम नहीं है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और इंस्टॉलमेंट पता है। दो केस, जहां कैश प्राइस पता थी, एक में इंटरेस्ट पता था और एक में इंटरेस्ट पता नहीं था। दो केस जहां कैश प्राइस पता नहीं थी, एक में इंटरेस्ट रेट पता थी और दूसरे में इंटरेस्ट रेट पता नहीं थी। 4 केस, चारों परफेक्ट केस क्लियर, परफेक्टली क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। देखिएगा नेक्स्ट केस, रीड कीजिए, बताइए क्या है इस केस में। The term of agreement is 40% cash down payment, balance in 3 installment, 1 2 3। एनुअल है, बिल्कुल एनुअल है सर। दिसंबर 17, दिसंबर 18, दिसंबर 19। मशीन कब खरीदा? जनवरी 16। ओ गड़बड़ है क्या? जनवरी 16 को मशीन खरीदा और पहला इंस्टॉलमेंट दिसंबर 17 में दिया है। पहली इंस्टॉलमेंट 2 साल के बाद दी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में 2 साल का इंटरेस्ट रहा होगा। डेट्स नहीं भूलना, जनवरी 16 में खरीद ली थी मशीन हमने। अब आगे क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट कैश प्राइस। सर बिल्कुल सेम है। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? बिल्कुल सेम है, यहीं से नीचे से चलते हुए ऊपर आएंगे। लेकिन जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर 100 रुपए प्रिंसिपल, 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 10 रुपए इंटरेस्ट, बनेगा 110 रुपए। इस पे फिर 10% से 11 रुपए इंटरेस्ट, बनेगा 121 रुपए। ये है 121 रुपए, ये उसमें 121 रुपए के बराबर होगा, जिसमें से 100 अलग निकाल देंगे, कैश पेमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे पहली इंस्टॉलमेंट जनवरी 16 से सीधा दिसंबर 17 को गई है। जनवरी 16 से दिसंबर 16 का इंटरेस्ट लगा। यदि मैं जनवरी 16 के प्रिंसिपल को 100 रुपए मानूं तो उस एक साल का इंटरेस्ट 10 रुपए, आपका प्रिंसिपल इंक्रीज होके हो गया 110 रुपए। फिर 110 रुपए में से पेमेंट किया 0, तो फिर 110 रुपए पे फिर इंटरेस्ट लगा 10% से 11 रुपए, तो वो हो गया 121 रुपए। उस 121 में से आपने इंस्टॉलमेंट पे की है, तो दैट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल टू 120। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने जो पे की है वो पे किस में से की है? 121 में से पे की है। तो दैट ड्यू अमाउंट विल बी 121, उसमें से 100 निकालिए, गेम खत्म। तो ये इसी केस का मॉडिफिकेशन है। बस ये डेट्स ध्यान रखनी कि बीच में कहीं भी आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट डिले हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट तो कंपाउंड होगा। तो ये तो स्टार्ट में डिले था,
और ऐसा बहुत होता है कि इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 1 ईयर, इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 2 ईयर, इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 3 ईयर, ये बहुत केसेस में होता है। और एक ये केस भी होता है इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट इमीडिएटली, तो फिर पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट वो एक तरह से आपका डाउन पेमेंट कहला जाएगा। कि इंस्टॉलमेंट आज ही शुरू हो गई सर पहली, तो उसको भी डाउन पेमेंट में डाल दो। पॉइंट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 केस क्लियर। 9 पे आएंगे। 9 क्या बोलता है? ऑन जनवरी 1 जतिन परचेज अ मशीन फ्रॉम बंसल ऑन हायर परचेज बेसिस। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट 40% डाउन पेमेंट, बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट 1 2 3। लास्ट इंस्टॉलमेंट में पंगा है सर इसमें, तो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट के अंदर 121 हो जाएगा। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट के अंदर 121 हो जाएगा, बाकी सेम इसी का मॉडिफिकेशन। दोनों ओके है? क्वेश्चन नंबर 10। X purchase a machine on high purchase basis from Y on the following term: cash payment, cash down payment, 3 half yearly installment of this first commence after 6 month। ये इजी है, ये इजी है। क्या इजी है सर? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो, क्योंकि पेमेंट हाफ ईयरली है। ये मैं पहले बता चुका हूं, पेमेंट यदि पीरियोडिकल है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पीरियोडिकल चाहिए। एनुअल पेमेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल रहेगा, हाफ ईयरली पेमेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। तो बाकी सारा केस सेम है, वही 3 इंस्टॉलमेंट। ये भी इस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन। 8 9 10 तीनों क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो आपके लिए 3 हाफ ईयर पीरियड हो गए, और तीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 555%। कब से स्टार्ट हो रहा है? कोई डेट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंगा नहीं है। दैट मींस लास्ट 12,600 का इंस्टॉलमेंट है। 1 2 3 वही सेम चीज लिख रहा हूं, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट ड्यू माइनस इंस्टॉलमेंट क्लोजिंग। लास्ट क्लोजिंग नील, लास्ट इंस्टॉलमेंट 12,600, यानी ड्यू रहा होगा 12,600, एंड दिस ड्यू इज इक्वल टू 105, जिसमें 5 इंटरेस्ट है, 100 ओपनिंग है। तो 600 इसमें से इंटरेस्ट आ गया, 12,000 रुपए इंस्टॉलमेंट आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये ओपनिंग अगले साल, पिछले साल का क्लोजिंग। इसमें इंस्टॉलमेंट गया 14,880, 14,880 का इंस्टॉलमेंट गया, उसमें क्लोजिंग ऐड कर दो तो ड्यू आ गया 26,880, दैट इज इक्वल टू 105। इसमें से 5 अलग चाहिए, 100 अलग चाहिए। 1280 इंटरेस्ट, 25,600 प्रिंसिपल। ठीक है, तो 25,600 यहां रख देते हैं। इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट थी सर हमारी 16,400, तो 16,400, तो ड्यू अमाउंट क्या रहा होगा सर? 42,000 ड्यू अमाउंट रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 105। 5 अलग करो, 100 अलग करो, 2,000 इंटरेस्ट होगा सर उसमें, 40,000 ओपनिंग मिलके बन गया 42। और सर ये जो 40,000 ड्यू है दैट इज इक्वल टू 33.33% हम डाउन पेमेंट दे चुके, तो ये जो बचा हुआ है ये
66.67% के बराबर है। यानी 60,000 हमारी कैश प्राइस आ गई। इजी था। ये है क्वेश्चन नंबर 10। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दिया। कंपाउंडेड ही होता है बेटा, लेकिन पेमेंट आप हाफ ईयरली कर रहे हो तो कंपाउंड होगा ही कैसे? यदि ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता और पेमेंट एनुअल होता तो बीच में कंपाउंडिंग फैक्टर डलता, जैसे स्टार्ट के सेकंड क्वेश्चन में किया था हमने। इसे तो पेमेंट भी हाफ ईयरली है, कंपाउंडिंग भी हाफ ईयरली है, तो कहीं भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही नहीं आने वाला। फाइन। अब एक केस ऐसा और बनता है हमारे पास जहां हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जहां जितने भी पेमेंट्स होते हैं इंस्टॉलमेंट के वो सारे फ्यूचर वैल्यूज हैं, और उससे हम निकालते हैं अपनी कैश प्राइस यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आने के लिए यदि मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, तो यदि बचपन की बातें याद है तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस आर की पावर n। तो हम हर फ्यूचर वैल्यू को यानी हर इंस्टॉलमेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू में। पहली इंस्टॉलमेंट में पावर होगी 1, दूसरी इंस्टॉलमेंट में पावर होगी 2, तीसरी इंस्टॉलमेंट में पावर होगी 3। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं मालूम होगी तो कैसे कन्वर्ट करोगे? क्योंकि आर तो चाहिए, और मैं कह रहा हूं आर ही तो नहीं मालूम। क्योंकि आर मालूम होता तो सीधा ही जाके निकाल लेते, पीछे क्यों आते? आर मालूम होता तो ऐसे ही निकाल लेते जैसे ऊपर निकाला। आर भी गायब है, तो उसे प्रेजेंट वैल्यू में हम यूज करेंगे हिट एंड ट्राई यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड से, आईआरआर कॉन्सेप्ट से। कैसे करते हैं उस कॉन्सेप्ट से, आईआरआर कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं, हिट एंड ट्राई से कैसे करते हैं, वो एक केस हम यहां पेंडिंग रखेंगे, जिसे हम बाद में डील करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फाइनेंस का पार्ट आता है, कैपिटल बजटिंग का पार्ट आता है। उसके अलावा इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के सारे केसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इन केसेस को, सारे केसेस को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए एक काम करते हैं, हम इसे एक चार्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं, 4 मेन केसेस कि कैसे हमने निकाला। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, लेट मी कम विद माय पेन।
तो ये केसेस हमारे डील हो चुके हैं। चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जितना भी बात है आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो केसेस 4 आपको माइंड में रखने के हैं। कौन कौन से 4 केसेस हैं हमारे पास? कैश प्राइस विद इंटरेस्ट, कैश प्राइस विदाउट इंटरेस्ट, नो कैश प्राइस ओनली इंटरेस्ट, नो कैश प्राइस नो इंटरेस्ट। 4 मेन केसेस माइंड में रखने हैं और फिर जब हम इनकी अकाउंटिंग पे आएंगे तो हम आगे की पूरी बात कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।